जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। मेरे हाथ में यह है मिर्ची। आप सोच रहे होंगे कि इस मिर्ची का मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस मिर्ची को मैं महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर आया हूं, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन यह सच है, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों मिर्च भी है और मसाला भी, और एक नाम की गूंज हो रही है, वो है इकबाल मिर्ची की। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त दाऊद इब्राहिम गिरोह के एक कथित सदस्य इकबाल मिर्ची का नाम गूंज रहा है और इकबाल मिर्ची को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि आखिर यह शख्स इकबाल मिर्ची है क्या भला, संक्षेप में एक बार जान लेते हैं कि आखिर इकबाल मिर्ची के नाम की एंट्री कैसे हुई महाराष्ट्र की राजनीति में। दोस्तों, इस वक्त नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और पूरा बवाल वहीं से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में ही एंट्री हो गई नवाब मलिक की। वो अचानक प्रकट हो गए, एनसीपी विधायक नवाब मलिक। अब उनके बारे में यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि आखिर वो कौन से गुट के साथ हैं। बीती जुलाई को जो एनसीपी में बगावत हुई और एनसीपी दो गुटों में बंट गई, एक शरद पवार वाला गुट, एक अजीत पवार वाला गुट, तो इन दोनों में से कौन से गुट की तरफ हैं, यह अब तक उन्होंने साफ नहीं किया है। लेकिन जब वो विधान भवन पहुंचे तो वहां पहुंचकर वे अजीत पवार गुट के विधायकों के साथ उठने बैठने लगे, उनके साथ घुलते मिलते दिखे। और जब विधानसभा में भी वो बैठे तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, यानी कि जो सत्ता पक्ष की बेंचेस थी, उस तरफ जाकर बैठ गए। अब वहां पर उनको बैठे देखकर जो विपक्ष के नेता हैं अंबादास दानवे, उन्होंने चुटकी ले ली और देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा और उनसे सवाल पूछा कि क्या हुआ, अब आपको नवाब मलिक से परहेज नहीं है? जब तक वो आपके साथ में नहीं थे तब तक तो आप उन्हें देशद्रोही कह रहे थे, दाऊद का आदमी बता रहे थे, और अब क्या हुआ? अब तो देखिए वो आपके साथ आ गए, सत्ताधारी पक्ष के साथ बैठे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? तो इस तरह के तीखे सवाल उन्होंने पूछे। अब इसके बाद तमतमाए हुए देवेंद्र फडणवीस ने बाहर आकर एक धमकी भरा खत लिख डाला अजीत पवार के नाम पर, दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम पर। हालांकि वो खत उन्होंने क्यों लिखा ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब एक ही हाउस में बैठ रहे हैं, अगल बगल में बैठ रहे हैं, तो आपस में बातचीत भी कर सकते थे, या फिर अगर बाहर निकल जाते तो फोन पर भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने खत लिखा और खत को सार्वजनिक कर दिया। सबको पता चला कि उन्होंने क्या लिखा, और खत की भाषा बेहद धमकाने वाली थी। उन्होंने अजीत पवार को सीधे कहा कि देखिए, आपकी पार्टी में कौन आएगा नहीं आएगा यह आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप नवाब मलिक को लेंगे, उन पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं देशद्रोहियों के साथ साठ काट के, तो ऐसे में उनका साथ आना हमें मंजूर नहीं है और आप उनको पार्टी में नहीं लेंगे, नहीं तो महायुति में बाधा आ जाएगी। तो फडणवीस के इस पत्र के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया और इस पर विपक्ष ने चुटकी ली। पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बयान दिया और कहा कि यह देखिए, देवेंद्र फडणवीस को नवाब मलिक से प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने दाऊद के लोगों के साथ साठगांठ की, उनके साथ लेन देन किया। लेकिन ऐसा ही आरोप जो सत्ताधारी पक्ष है अजीत पवार की एनसीपी, उसके एक नेता प्रफुल्ल पटेल पर भी है। उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने इकबाल मिर्ची, जिसके ऊपर भी 93 बम ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है, जिसके ऊपर दाऊद के साथ काम करने का आरोप है, उसके साथ में प्रफुल्ल पटेल की कंपनी ने, रियल एस्टेट की कंपनी ने लेन देन किया। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी नवाब मलिक की तरह ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज किया। प्रफुल्ल पटेल की भी संपत्ति जब्त की गई, जिस तरह से नवाब मलिक की संपत्ति पर कार्रवाई हुई। लेकिन आपको प्रफुल्ल पटेल चलेगा, लेकिन नवाब मलिक नहीं चलेंगे। यही बात फिर बाद में उद्धव ठाकरे ने भी कही। तो इस तरह से इकबाल मिर्ची की एंट्री हो गई। अच्छा, इसके बाद बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस खुद तो सीधे तौर पर नहीं बोले, लेकिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र नितेश राणे, जो कि विधायक भी हैं बीजेपी से, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने आरोप लगाया, ये तो बात कर रहे हैं इकबाल मिर्ची की,
लेकिन ये तो खुद ही इकबाल मिर्ची के साथ लंदन में डिनर कर चुके हैं। लंदन में उद्धव ठाकरे ने डिनर किया है इकबाल मिर्ची के साथ, और नितेश राणे ने कहा कि इसके सबूत भी हैं, वो पेश करेंगे। अब सबूत कब पेश करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने दिशा सालियन वाले मामले में भी ऐसा ही आरोप लगाए थे कि मेरे पास सबूत हैं। उनके पिता नारायण राणे ने भी आरोप लगाए थे कि सबूत हैं, हम सीबीआई को देंगे। अब पता नहीं उन्होंने सीबीआई को दिए या नहीं दिए, और अगर दिए तो सीबीआई ने अब तक उस मामले में किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की, यह भी बड़ा सवाल है। खैर, तो बात करते हैं इकबाल मिर्ची की। तो इस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में हो गई एंट्री इकबाल मिर्ची नाम के इस शख्स की। तो कौन है ये इकबाल मिर्ची? कई लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि आखिर इस आदमी का नाम इकबाल मिर्ची क्यों है, मिर्ची सरनेम कैसे लग गया इसके नाम के आगे। दरअसल अंडरवर्ल्ड में नाम कुछ इसी तरह के अजीबोगरीब होते हैं, और उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण भी जुड़ा होता है। जैसे कि छोटा शकील का नाम, असली नाम है बाबू शकील अहमद मियाजान शेख, ये उसका पूरा नाम है, लेकिन उसको छोटा शकील इसलिए कहकर बुलाया जाता है क्योंकि दाऊद गिरोह में दो शकील हुआ करते थे। एक जो कि हाइट में लंबा था उसको लंबू शकील बोलते थे, और ये जो बाबू मियाजान शेख हैं ये हाइट में छोटे थे, तो इनको छोटा शकील कहा जाने लगा, और इसी नाम से ये फेमस हो गए। और छोटा शकील ने गैंग के लिए बड़े बड़े काम किए। उसी तरह से छोटा राजन का भी है मामला। छोटा राजन का असली नाम है राजन निकालजे, लेकिन जो छोटा राजन का मेंटर था, जो उनका गुरु था, उसको बड़ा राजन कहते थे। तो दो राजन हो गए थे अंडरवर्ल्ड में, तो एक बड़ा राजन हो गया, एक छोटा राजन हो गया। तो इस तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में नाम रखे जाते हैं। तो इकबाल मिर्ची का नाम भी इकबाल मिर्ची इसलिए पड़ा। एक और एग्जांपल है इसके पहले मैं बता दूं, जैसे एक सलीम रामपुरी हुआ करता था मुंबई अंडरवर्ल्ड में, अपने साथ वो रामपुरी चाकू लेकर घूमता था, इसके लिए उसका नाम सलीम रामपुरी हो गया। एक था आफताब बटकी, जो कि कदकाठी में छोटा था, उसका नाम बटकी पड़ गया। अच्छा, इकबाल मिर्ची का नाम इकबाल मिर्ची ऐसे पड़ा कि उसके परिवार का मिर्च मसाले का कारोबार था। इकबाल मिर्ची का असली नाम है मोहम्मद इकबाल मेमन। तो मोहम्मद इकबाल मेमन का परिवार जो मिर्च मसाले का कारोबार करता था, उसमें इकबाल की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, रुचि नहीं थी, और उसने कुछ 10वीं 11वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। मैट्रिकुलेशन पूरा करने से पहले ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो टैक्सी चलाने लग गया मुंबई की सड़कों पर। लेकिन टैक्सी चलाने के काम में उसको मजा नहीं आ रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा थी बड़ा आदमी बनने की, ऐशो आराम की जिंदगी जीने की, अय्याशी करने की। तो उसने टैक्सी चलाने का काम छोड़ दिया और मुंबई बंदरगाह पर चोरी चकारी करने का काम शुरू किया। और ये काम उसको सिखाया वहां पर पहले से ही काम कर रहे एक बड़े चोर आमिर ने। तो आमिर के साथ में जुड़ गया, और जो मुंबई बंदरगाह पर दुनिया भर से जो कंटेनर्स आते थे उनमें सेंधमारी करता था और उनका माल चुरा कर बेचता था। तो इस तरह से उसने गुनाह की दुनिया में अपनी एंट्री मारी, और धीरे धीरे वो अपने काम में इतना माहिर हो गया कि उसने आमिर को पीछे छोड़ दिया और खुद उसका ही बड़ा कारोबार हो गया स्मगलिंग का। और उसने धीरे धीरे दुनिया के कई बड़े स्मगलरों के साथ अपना संपर्क बना लिया। उसने एक नेटवर्क खड़ा कर दिया और उसके जरिए स्मगलिंग होने लगी ड्रग्स की। मुंबई के आसपास के अलग अलग इलाकों में जो कारखानों में मैंड्रेक्स तैयार होता था, उसकी स्मगलिंग का काम इकबाल मिर्ची के जरिए होने लग गया। इकबाल मिर्ची कुछ तो स्मगलिंग मुंबई बंदरगाह से ही करवाता था, फिर जब यहां ज्यादा दबिश होती थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, तो फिर गुजरात या राजस्थान से करवाया करता था। एक बार हुआ ये कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मुंबई के करीब एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जो बताया गया कि इसी इकबाल मिर्ची का फार्म हाउस था, और वहां पर बड़े पैमाने पर मैंड्रेक्स की गोलियां, हशीश और हेरोइन बरामद की गई। ऐसे में गिरफ्तार कर लिया गया इकबाल मिर्ची को। लेकिन अदालत में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह साबित नहीं कर पाया कि ये जो सामान बरामद हुआ, ये जो ड्रग्स बरामद हुए, वो इकबाल मिर्ची के ही थे और इकबाल मिर्ची छूट गया। लेकिन इसके बावजूद तमाम जांच एजेंसियों की नजर इकबाल मिर्ची पर बनी रही, उस पर
पुलिस की दबिश होती रही। हालांकि वो पुलिस अधिकारियों को खुश करने के लिए उन्हें मोटी रकम भी पहुंचाया करता था, तो ज्यादातर उसका कारोबार जो है भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और अलग अलग जो केंद्रीय एजेंसियां थी उनके भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से ही चलता था। बताते हैं कि मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में इसका एक नाइट क्लब हुआ करता था, फिशरमैन्स वॉफ, जहां पर खुलकर दारू बहती थी और ये तमाम अधिकारी वहां पर आकर रात भर अय्याशी करते थे अपने यार दोस्तों के साथ। लेकिन कुछ अधिकारी थे जिन्हें कि ये खटक रहा था और जो नहीं बिके और वो लगातार इस पर दबिश बना रहे थे। तो इसने ये किया कि 80 के दशक के आखिर में ये भारत छोड़कर भाग गया और दुबई पहुंच गया। इससे पहले दाऊद इब्राहिम 1986 में दुबई जा चुका था और फिर दुबई में रहते हुए इसने अपना कारोबार शुरू किया। कई देशों में इसने 5 सितारा 7 सितारा होटल खोले। इसने लंदन में होटल खोला, इसने जोहानिसबर्ग में होटल खोला और दूसरे अफ्रीकी देशों में होटल खोला। इसने कनाडा में होटल खोला और इनके अलावा भी कई नाइट क्लब्स वगैरह खोले, राइस मिल्स खोली और करोड़ों में खेलने लग गया। बहुत पैसे वाला, बहुत ही ताकतवर आदमी बन गया। और फिर इसने अपना ठिकाना दुबई से लंदन कर लिया और लंदन के एमरसन पार्क नाम के बेहद पॉश इलाके में इसने बंगला लिया, वहीं पर रहने लगा। लेकिन इस बीच 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हो गए और उसमें जब मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो कुछ आरोपियों से पूछताछ में इकबाल मिर्ची का नाम सामने आया कि यह भी शामिल था। तो फिर इसको पकड़ने की कवायद शुरू हुई। इसी के साथ 1994 में हुआ यह कि इसके राइस मिल में काम करने वाला एक मैनेजर था जिसका नाम था अमर सुवर्णा, तो उसकी हत्या हो गई। तो पुलिस को यह पता चला कि यह हत्या इकबाल मिर्ची ने ही करवाई थी, क्योंकि इकबाल मिर्ची को शक था कि सुवर्णा मुखबिरी कर रहा है। तो इसके खिलाफ भारत सरकार की गुजारिश पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस निकाल दिया और फिर इसे लंदन में इसको हिरासत में लिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा और कई घंटों तक ये छापा चला। इसके और दूसरे प्रतिष्ठान थे, वहां पर छापा मारा इसके दूसरे ठिकानों पर। लेकिन फिर बाद में स्कॉटलैंड यार्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी भी तरह के अपराध में लिप्त है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, तो उसको क्लीन चिट दे दी गई। इस बीच में भारत ने इसके प्रत्यर्पण की मांग की यूके की सरकार से, जिसको कि इसने चैलेंज किया अदालत में और वहां पर भारत सरकार मुकदमा हार गई। तो इकबाल मिर्ची वापस भारत नहीं आ सका। इकबाल मिर्ची ने 2 शादियां की थी। एक शादी हाजरा मेमन नाम की महिला के साथ में की, दूसरी शादी हिना कौसर नाम की महिला के साथ में हुई। और हिना कौसर के आसिफ, जो फिल्मकार थे के आसिफ, जिन्होंने मुगले आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाई थी, उनकी बेटी हैं, उनके साथ में यह शादी हुई थी और ये लंदन में ही रह रहे थे। और इस बीच में इकबाल मिर्ची ने कई अखबारों को, टीवी चैनलों को इंटरव्यू भी दिए और ये कहा कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। मेरे सिर्फ 2 ही गुनाह हैं। एक गुनाह यह है कि मैं मुसलमान हूं और दूसरा गुनाह यह है कि मैं एक सफल कारोबारी मुसलमान हूं और इसलिए मुझे इस तरह से फंसाया जा रहा है। तो ये दलील दी उसने अपने बचाव में। उसने 2012 में एक इंटरव्यू दिया स्टार न्यूज को, जिस चैनल के लिए मैं काम करता था। हमारी स्टार न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार थी शीला रावल। तो उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि मुंबई वापस लौटना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं वहीं मरूं। लेकिन उसने कुछ सहूलियतों की मांग की न्यायपालिका से, जिसे कि भारत सरकार ने ठुकरा दिया और कहा कि अपराधी की ये तमाम शर्तें हमें मंजूर नहीं है। और उसके अगले ही साल 2013 में इकबाल मिर्ची की लंदन में हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी इकबाल मिर्ची की, एक ऐसे अपराधी की जिसका नाम इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज रहा है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे आपकी राय जानने का इंतजार है। मेरा चैनल आपको कैसा लग रहा है? किस तरह की स्टोरीज आप एक्सपेक्ट करते हैं इस चैनल से, तो जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी ही खबरों
को लेकर किस्से सुनाऊं जिन पर मैंने कभी काम किया हो या जिनसे जुड़े हुए लोग निजी तौर पर मेरे संपर्क में रहे हों। तो ऐसी और भी कहानियां मैं आने वाले वक्त में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आपके प्रोत्साहन की उम्मीद रहेगी मुझे। जय हिंद।